बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज के रिकॉर्डेड लेक्चर से अहमद खुरम इंटरमीडिएट पार्ट वन कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हम कम्युनिकेशन मीडियाज़ को डिस्कस कर रहे थे और गाइडेड मीडियाज़ में हमने दो मीडियाज़ को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और आपको याद होगा ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल को हमने डिस्कस किया था। आज हम तीसरी केबल यानी फाइबर ऑप्टिक केबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल बुनियादी तौर पे लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बेहतरीन केबल जो है वो कंसिडर होती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को कैरी करने के लिए जानी जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आमतौर पे इसमें जो इनकोडिंग होती है यानी डाटा जो है वो लाइट की सूरत में ट्रांसमिट होता है, और लाइट की सूरत में उसको ट्रांसमिट करने के लिए इसमें ग्लास स्ट्रैंड्स यानी शीशे की बारीक ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए से जिसमें लाइट जो है वो ट्रेवल करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचती है। और डेफिनेटली बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल अ लॉट फास्टर, तो डाटा जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत बेहतर होती है, यानी बहुत तेज़ होती है, और इट कैन कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और बहुत सारा डाटा जो है वो इस पर इंपोर्ट किया जा सकता है। इन तमाम एडवांटेजेस के साथ ये केबल जो है वो इस्तेमाल होती है आमतौर पे रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए। आप देखेंगे इससे ममालिक जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, प्रोविंसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, रीजन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इट कैन कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इन तमाम एडवांटेजेस के साथ ये केबल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पे जितना इसका काम है या जितनी इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी है, जिसकी इतनी बैंडविड्थ जितनी इसकी बैंडविड्थ है, उतना इसका साइज नहीं होता। बेसिकली इट्स अ लाइट वेट केबल, स्मॉल केबल जो इस्तेमाल की जा रही होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड जो है वो इस केबल को बिछाया जाता है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। A fiber optic cable transmit data as pulses of light। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें लाइट की सूरत जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लासेस के अंदर, और मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं एक केबल के अंदर। आप जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं एक केबल के अंदर। और कहता है कि a typical fiber optic consists of very narrow strands of glass card core। वो आमतौर पे इसमें वो कहता है कि नैरो स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास होती हैं, जिनको स्टैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन एयर, बहुत पतली बहुत बारीक होती हैं। और द कोर इज द सेंटर ऑफ फाइबर वेयर द लाइट ट्रेवल्स, और इसमें लाइट ट्रेवल करती है, डाटा इनकोड किया जाता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था लाइट की सूरत, और लाइट की सूरत ट्रेवल करता है। देयर इज a concentric layer of glass around the core called cladding। तो वो जो कोर होती है यानी ट्यूब ऑफ ग्लास होती है, उस पे एक और कोर ऑफ ग्लास होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं ना। ये किस लिए लगाई जाती है? ताकि ये उसको रिफ्रैक्शन जो है उससे बचा सके, यानी आमतौर पे जो लाइट है वो आउटसाइड जो है वो ना बल्कि रिफ्लेक्ट होके वापस उसी लाइट में आए। ये टेक्नोलॉजी इस केबल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और नॉइस से महफूज रखती है, और यानी इसमें किसी किस्म की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो असरअंदाज नहीं होती इस केबल के अंदर। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हालांकि बहुत सारी, क्योंकि स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं एक ही केबल के अंदर, बहुत सारी स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, लेकिन इस क्लैडिंग की वजह से जो स्ट्रैंड के ऊपर लगाई जाती है जो वापस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, ये डाटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। तो कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर। इसका मकसद क्या होता है? जो आउटर क्लैडिंग लगाई जाती है उस शीशे की ट्यूब के ऊपर, ताकि वापस जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो। क्लैडिंग हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कार्ड जैकेट, और फिर उस पर प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है जो उसकी जैकेट कहलाती है, ताकि वो महफूज। आप ये देखेंगे कोर होती है ग्लास स्ट्रैंड, उसके ऊपर क्लैडिंग है शीशे की, और फिर प्लास्टिक जैकेट है। तो एक स्ट्रैंड को कंप्लीट करती है, और मल्टीपल स्ट्रैंड होती हैं के अंदर, इंतहाई थिन होती हैं ये, इंतहाई बारीक होती हैं। An important characteristic of fiber optic is refraction। Refraction is the characteristic of a material to either pass or reflect light। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कि रिफ्रैक्शन है, यानी लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी इसी वायर के अंदर। और मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, आईएसपीज, केबल टीवी ऑपरेटर्स इस केबल को अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। आईएसपीज मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? कहते हैं फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी बैंडविड्थ होती है एक फाइबर ऑप्टिक केबल की, और कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक डेफिनेटली बहुत हाई होती है। फाइबर ऑप्टिक इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज। अभी मैं बात कर रहा था कि ये जितना इसका काम है उस लिहाज से ये बहुत लाइटर और स्मॉलर है केबल, और कहते हैं इट इज़ मोस्ट सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसफर। बहुत रिलायबल है, आमतौर पे बहुत कम फॉल्टी है ये केबल, इसीलिए तो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे इसको बिछाया जाता है, क्योंकि आमतौर पे इस प्रॉब्लम रेयर होते हैं। और कहते हैं इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये भी हम बात कर रहे थे क्योंकि शीशे की जो क्लैडिंग उसके गिर्द लगाई जाती है, हर ट्यूब के गिर्द, वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को, तो उससे डाटा जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का चांस पैदा नहीं होता। ये भी बात कर रहे हैं। ऐसे एडवांटेजेस वैसे तो बहुत माइनर से हैं। कहते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। ज़ाहिर है जब आपने बड़े नेटवर्क बनाने होंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल तो होती है। केबल बाकी केबल्स की निस्बत जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, कि काम भी उतना ही बेहतर है। उसके बाद हम गाइडेड मीडियाज़ की बात शुरू करते हैं, और सॉरी अनगाइडेड मीडियाज़ की। और मैंने आपको बताया था कि वो मीडियाज़ जो फिजिकल नहीं होते, नज़र नहीं आते, और सिग्नल एक्सपैंड हो जाता है इनकी सूरत में, तो उनको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। आप एक पर्टिकुलर सिम की तरफ गाइडेड सिग्नल नहीं भेज रहे, बल्कि उसको फैला रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। उसमें माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और मोबाइल कम्युनिकेशन है। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की हम पहले बात करेंगे। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आपने अपने अतराफ में फैली हुई भी देखी होगी, और अक्सर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तरीकाकार ये होता है कि बुनियादी तौर पे जो अर्थ एंटेना हैं, स्कूप एंटेना आमतौर पे इसके अंदर इस्तेमाल होता है, और स्कूप एंटेना को जो है वो सिग्नल को फर्दर पास आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्कूप एंटेना लगता है, फिर उसके 30 माइल्स के अंदर जो है, 30 मील की दूरी के अंदर एक और स्कूप एंटेना जो है वो लग जाना चाहिए, ताकि सक्सेसफुली कम्युनिकेशन को आगे कैरी किया जा सके। पहला स्टेशन जो है वो दूसरे यानी प्रीवियस स्टेशन से डाटा को रिसीव करेगा और आगे वाले स्टेशन को पास करेगा, और यूं सिग्नल ट्रेवल करता चला जाएगा जब तक आप ये कम्युनिकेशन नेटवर्क भिजाते रहेंगे। यानी अगर आप 30 मील की दूरी के अंदर एक और एंटेना लगा के फर्दर उस सिग्नल को पास करते रहेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो कम्युनिकेशन ज़ाहिर है मिस हो जाएगी। तो इसलिए इसको जगह जगह पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि इस एतराफ में जिस तरफ स्कूप एंटेना है 30 मील की दूरी में आपने एक नया स्कूप इंस्टॉल करना होता है। तो माइक्रोवेव्स क्योंकि ना तो बेंड डाउन करती हैं और ना ही इनको स्टैंड अप, यानी ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं, सीधा ट्रेवल करती हैं। और एक और बात ये कि इनके दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आएंगे तो स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ती चली जाती है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि हाई टावर के ऊपर जो है वो इनको इंस्टॉल किया जाता है। स्कूप एंटेना को ऊंचे टावर लगा के उन पर लगाया जाता है, ताकि कम से कम ऑब्जेक्ट्स इसके रास्ते में आए और कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। आमतौर पर 100 मीटर 150 मीटर का जो या फीट का जो एक वो एंटेना इंस्टॉल किया जाता है, यानी इतनी हाइट पे एक एंटेना इंस्टॉल किया जाता है। और इसमें लाइन ऑफ साइट मेंटेन रखना भी ज़रूरी होती है, यानी एक स्कूप एंटेना जहाँ पे लगा हुआ है राउंड अबाउट आपने उसी यानी लेंथ के ऊपर, यानी बिल्कुल उसके सामने इंस्टॉल करना होता है राउंड अबाउट नया एंटेना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं ये स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं, तो ये स्ट्रेट अगर उस दूसरे एंटेना को मिलेगा तो फिर वो इसको रिसीव करके आगे वो फॉरवर्ड करने की सलाहियत रखता है। अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इनकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी एक एंटेना जो है वो नीचे लगा हुआ और दूसरा ऊपर लगा हुआ, ज़्यादा हाइट पर लगा हुआ, तो फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक एंटेना जो है वो अगर उसका स्टैंड ज़मीन पे है और उसको इंस्टॉल किया गया है ज़मीन पे लगे हुए एक टावर के ऊपर, तो दूसरा एंटेना अगर बिल्डिंग पे लगेगा तो उसके लिए उतना लंबा टावर रिक्वायर नहीं है, सिर्फ आपने लाइन ऑफ साइट मेंटेन करना होती है। तो आप देखते हैं ऊंची बिल्डिंग्स पे लगा हुआ जो एंटेना होता है वो ज़रा
कम लंबे स्टैंड के ऊपर होता है, जबकि ज़मीन पे जो इंस्टॉल्ड होता है वो ज़्यादा लंबे स्टैंड पे होता है, ताकि इनकी लाइन ऑफ साइट मेंटेन की जा सके। तो उसको भी डायग्राम में उसने समझाने की कोशिश की है कि लाइन ऑफ सेंट जो साइट है उसको मेंटेन रखना इसके लिए ज़रूरी है। कहता है माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन और बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, डाटा भी जा सकता है, इससे वॉइस ट्रांसमिशन भी होती है, और डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर सिमिलर रेडियो सिग्नल स्टेशन। तो एक सिग्नल से एक एंटेना से दूसरे सिमिलर एंटेना तक जो है वो डाटा भेजा जाता है। माइक्रोवेव्स यूज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों राउंड अबाउट एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में लगे हुए होने चाहिए, दोनों जो एंटेनास हैं। तो कहता है इट मींस दैट सिग्नल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटेनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग्स, तो इसलिए इनको ऊंचे टावर्स और बिल्डिंग्स पर लगाया जाता है, ताकि एक तो लाइन ऑफ साइट मेंटेन हो और ऑब्जेक्ट्स इनके दरमियान कम से कम आए। माइक्रोवेव स्टेशंस आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया कि 20 से 30 मील की दूरी में ये लग जाना चाहिए नया जो एंटेना है, ताकि कम्युनिकेशन को फर्दर आगे कैरी किया जा सके। Each station receives signal from previous station and transfers to the next station. In this way, data is transferred from, or there should be no buildings or mountains between microwave stations. मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स इसमें कम से कम आने चाहिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके बाद हमारे पास, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये एक जनरल वे है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डाटा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। जो तरीकाकार है इसका, जो मैकेनिज्म है वो ये है कि अर्थ बेस स्टेशन से एंटेना जो है वो सिग्नल को थ्रो करता है अप टूवर्ड्स द सैटेलाइट। सैटेलाइट वैसे तो और बहुत सारे पर्पसेस के लिए हवा में भेजे जाते हैं, खला में भेजे जाते हैं, लेकिन एक मकसद उससे ये भी पूरा हो जाता है कि उस पर एंटेनास इंस्टॉल्ड होते हैं जो कैप्चर करते हैं सिग्नल को, जमीन के स्टेशन से लेते हैं, अर्थ के स्टेशन से लेते हैं, उस सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, और फिर वापस डाउनवर्ड्स उसको थ्रो करते हैं। अब क्योंकि सैटेलाइट जो है वो आमतौर पे जमीन के मदार से बहुत दूर होता है, आमतौर पे जो उसने यहाँ पे दूरी मेंशन की है वो 22,300 मील है, जमीन के मदार से बाहर 22,300 मील की दूरी पे। तो इतना दूर जब जमीन से होगा और फिर वो सिग्नल को वापस थ्रो करेगा जमीन की तरफ, तो जाहिर है जमीन तो उसके लिए बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा, तो वो पूरी जमीन कवर हो जाती है उससे, यानी पूरा जो मैस होता है अर्थ का वो कवर कर लेता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप बजाय इसके कि जगह जगह पे, जिस तरह हम प्रीवियस कम्युनिकेशन सेटअप में बात कर रहे थे, जगह जगह पे आप एंटेना लगाएं और फिर कम्युनिकेशन, अब वहां से जब सैटेलाइट से सिग्नल आएगा तो फिर बहुत सारी डिवाइसेस उसको कैप्चर कर सकेंगी, बहुत सारे एंटेनास उसको कैप्चर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका कार हो जाता है और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन एक स्टेशन से अपलिंक भेजी जाती है और फिर वहाँ से उसकी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के, उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा के वापस ज़मीन पर थ्रो किया जाता है, तो बहुत सारी डिवाइसेस उसको कैप्चर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ स्पेस स्टेशन, इट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ स्टेशन। तो अर्थ बेस स्टेशन से लेता है, एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ, और फिर उसको वापस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एस्टेब्लिश्ड इन स्पेस अबाउट 2 to 300 माइल्स। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कम से कम 22,300 मील की दूरी पे इसको होना चाहिए, और द डाटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज वेरी हाई। और लेकिन एक जो डिसएडवांटेज उसमें होता है, वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर वेदर जो है वो डिस्टर्ब होगा, बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा या बारिश हो रही होगी, तो कम्युनिकेशन एरर जो है वो आएंगे, यानी सिग्नल स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। तो ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट, जब डाटा जाएगा तो उसको अपलिंक कहेंगे, और जब ट्रांसमिशन वापस आएगी यानी सैटेलाइट से वापस ज़मीन की तरफ आएगी तो उसको डाउनलिंक कहेंगे। An important advantage of satellite is that a large volume of data can be communicated at once. तो एक साथ बहुत सारा डाटा आप जो वो ट्रांसमिट कर सकेंगे। द डिसएडवांटेज अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि बैड वेदर जो है डिसएडवांटेज हो सकता है। मोबाइल कम्युनिकेशन
अब मोबाइल भी आमतौर पे वायरलेस कम्युनिकेशन से ऑपरेट हो रहे होते हैं, आपको पता है। तो उसका भी यहाँ पर उसने जिक्र कर दिया एट लास्ट, कहता है मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क। आमतौर पे मोबाइल कम्युनिकेशन भी रेडियो बेस्ड नेटवर्क से चल रही है, और यानी ट्रांसमिट्स डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल। बुनियादी तौर पे ये स्मार्टफोन्स ही तो हैं। अगर हम मौजूदा दौर के मोबाइल फोन्स को देखें तो ये मोबाइल कंप्यूटर्स हम इनको कह सकते हैं। तो कहते हैं कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू नेटवर्क विया वायर्ड पोर्ट्स और वायरलेस कनेक्शन। ज़्यादातर तो आपको होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल। तो ये थे हमारे अनगाइडेड मीडिया जिनको आज हमने डिस्कस किया। एक गाइडेड मीडिया भी हमने डिस्कस किया, तो कंटिन्यू करेंगे। ये से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।